गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। अनुपूरक अनुमान की मांगों पर होगी चर्चा। आज दिल्ली से भोपाल लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जल संसाधन विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। उद्यमशील उत्सव ई समिट 2024 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा फिलहाल के लिए रद्द है। 11 फरवरी को आने वाले थे झाबुआ। पीएम की जगह आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में देर रात तक चली बीजेपी विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी का बना रोड मैप। विधायकों को हर बूथ तक पहुंचने का दिया गया है लक्ष्य। आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। संघ की बैठक में होंगे शामिल। और हारदा हादसे पर आईबीसी 24 का सबसे बड़ा खुलासा। बारूद की ढेर पर बैठा था हरदा। पिछले साल हुई थी फैक्ट्री की जांच। इधर नहर में बहाया गया लाखों सुतली बम। और सबसे पहले आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक ऐसी बड़ी खबर का खुलासा करने जा रहा है जिसके बाद आप सोचेंगे कि वाकई हरदा में तो हादसा होना तय था। यह हो क्या रहा था? 14 सितंबर 2023 को फैक्ट्री की जो जांच की गई थी उसकी सारी डिटेल हमारे पास है। जांच के दौरान फैक्ट्री की ड्राइंग, स्वीकृत नक्शा नहीं मिला है। आरोपी राजेश अग्रवाल पेश नहीं कर पाया था दस्तावेज। पूरी फैक्ट्री का मुआयना किया गया। एक भी अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। आईबीसी 24 के पास एसडीएम की पूरी जांच रिपोर्ट है। फैक्ट्री के पास नहीं था फोरमैन सर्टिफिकेट, यह भी नहीं था उसके पास। फैक्ट्री में रखा था अनुमति से ज्यादा गुना स्टॉक। कमिश्नर कोर्ट के स्टे के बावजूद यह फैक्ट्री चल रही थी। आईबीसी 24 के पास एसडीएम की जांच रिपोर्ट है। अब जरा सोचिए, एक प्रशासन का अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जाता है, फैक्ट्री की जांच करके आता है और फैक्ट्री की जब जांच करने को पहुंचा तो को सील कर देना चाहिए। जैसे फैक्ट्री की ड्राइंग, स्वीकृत नक्शा नहीं मिला, यानी फैक्ट्री का नक्शा ही नहीं मिला। आरोपी राजेश अग्रवाल ये पेश ही नहीं कर पाया। पूरी फैक्ट्री में एक भी अग्निशमन यंत्र नहीं था, यानी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। फैक्ट्री के पास फोरमैन सर्टिफिकेट नहीं था। फैक्ट्री में अनुमति से कई गुना ज्यादा स्टॉक रखा था। कमिश्नर कोर्ट के स्टे के बावजूद यह फैक्ट्री कैसे चल रही थी, किसके इशारे पर चल रही थी, सवाल तो यह भी उठ खड़ा होता है। चूंकि इसकी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जिंदगी चली गई है और आज भी 200 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। हरदा में, इंदौर में, भोपाल में, नर्मदापुरम में, इतनी जगहों पे इलाज चल रहा है। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है हरप्रीत कौर रीन। जब एसडीएम जांच करने गए थे 2023 में, उसमें तो कई ऐसी चीजें सामने आई हैं, कई ऐसे दस्तावेज आए हैं कि उसी वक्त फैक्ट्री को सील कर देना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए हम नहीं बल्कि एसडीएम की वो रिपोर्ट कह रही है जो आईबीसी 24 के हाथ लगी है। ये वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है एसडीएम की जो 14 सितंबर 2023 को जांच करने मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने जो जांच रिपोर्ट बनाई थी उसमें तमाम चौंकाने वाले तथ्य थे। यानी जमीन पर चल रही इस फैक्ट्री का कागजों में कोई भी दस्तावेज नहीं मिला था। लगातार आईबीसी 24 एक के बाद एक 3 बड़े खुलासे आज यहां पर करने जा रहा है। इन खुलासों में साफ तस्वीर हो जाएगी बिल्कुल कि किस हद तक लापरवाही ने इतने लोगों की जान ले ली। अगर इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन, पुलिस
सरकार चेत जाती तो शायद इन लोगों की जान बच जाती और जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं वो भी आज सुरक्षित घर पर होते। अब इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में जांच के दौरान फैक्ट्री का ना तो कोई स्वीकृत नक्शा मिला था, ना ही कोई ऐसा दस्तावेज यहाँ पे राजेश अग्रवाल जो आरोपी है वो प्रस्तुत कर पाया था। यानी जमीन पर इस फैक्ट्री को बनाने की अनुमति तो थी ही नहीं, कोई दस्तावेज कोई नक्शा यहाँ नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में एसडीएम ने साफ यहाँ पर लिखा था कि ना यहाँ पर कोई अग्निशमन यंत्र है, 19 कमरे जो बने थे उनमें भी बारूद ही भरकर रखा गया था, कोई भी सुरक्षा यहाँ पर इंतजाम नहीं थे। फैक्ट्री के पास फोरमैन सर्टिफिकेट नहीं था, यानी उस फैक्ट्री में जहाँ बारूद का ढेर लगा है, शहर के अंदर ये फैक्ट्री है, 1300 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं, 5 साल से 10 साल तक के बच्चे भी वहाँ आते हैं, उस फैक्ट्री में सुरक्षा का तो कोई इंतजाम नहीं था, साथ ही कोई प्रशिक्षित व्यक्ति भी वहां पे नहीं था। इसके साथ ही इस फैक्ट्री में कई गुना स्टॉक रखा गया था। अमूमन आमतौर पर जो इस तरह की फैक्ट्री होती है वहां पर एक प्रशासन की तरफ से अनुमति होती है और उतना ही स्टॉक वहां पे रखा जाता है, लेकिन इस फैक्ट्री में अनुमानित कहीं ज्यादा जो स्टॉक है टनों के हिसाब से इकट्ठा करके रखा गया था। यानी अगर कहा जाए तो बारूद से उड़ाने की जो पूरी तैयारी है वो लापरवाही से यहाँ पर कर रखी गई थी। इसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर इस फैक्ट्री को इससे पहले दिया था। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि कमिश्नर कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। फिर आखिर किसके आदेश निर्देश पर यह फैक्ट्री कमिश्नर कोर्ट के स्टे के बावजूद, यानी 14 सितंबर को एसडीएम पहुंचे थे, जांच प्रतिवेदन जो उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं जो वैध हो, लेकिन इससे पहले भी अगर कोई जांच हुई है तो उसमें कमिश्नर कोर्ट ने उस जांच के बाद स्टे दिया था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि आखिर किसकी शह पर 100 करोड़ से ज़्यादा का पटाखों का व्यापार इस फैक्ट्री में हो रहा था। मालिक ने आखिर किसको फ़ायदा पहुंचाया था कि चुप्पी साध ली गई थी, आंखें मूंद कर परमिशन दे दी गई थी और धड़ल्ले से हरदा को बारूद के ढेर पर बिठाकर छोड़ दिया गया था कि जाइए, आप कोई अगर बड़ा हादसा होता है तो यहाँ पर अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि प्रशासन अनुमति दे चुका है। ये हम नहीं, बार बार हम ये बता रहे हैं कि एसडीएम की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव वो रिपोर्ट है यहाँ पर जिसमें साफ लिखा गया है कि किस कदर ज़मीन पर खतरे का ये खेल जारी था और इसी लापरवाही ने इतने लोगों की जान ले ली। अगर इस रिपोर्ट पर भी प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर गंभीर होते तो शायद ये जानें बच जाती। एक और बड़ा खुलासा इसके बाद IBC 24 पर आप देखिए जी। बिल्कुल हरप्रीत कौर रीन, इतने सारे जांच पड़ताल के बाद और एसडीएम की रिपोर्ट के बाद तो फैक्ट्री को सील हो जाना चाहिए था, लेकिन राजेश अग्रवाल का कोई सरपरस्त तो है, कोई ना कोई उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। बिना हाथ रखे वो फैक्ट्री इस तरह चला नहीं सकता और वो जिम्मेदार है, उसे पकड़ना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हरदा में फिर हादसे को बड़ा न्योता है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। नहर में भारी मात्रा में सुतली बम क्यों बहा दिए गए भाई? क्यों बहा दिए गए? किसके इशारे पर? जब वहां पर आला अधिकारी मौजूद हैं। ग्रामीणों ने यह वीडियो बना लिया है और यह सिराली थाना क्षेत्र का मामला है और इस बार बचेगा कोई नहीं, चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पैनी नजर है और सीएम ने कह दिया है कि कोई बचेगा नहीं। जब जरा सोचिए, सीएम किसी के साथ, अगर कोई अधिकारी किसी के साथ मिसबिहेव कर देता है तो सीएम उसको नाप देते हैं, तो सीएम तो सजग है कि आखिरकार पूरे हरदा को संकट में कौन डाला था, कौन वो आदमी था, और तह तक जाएंगे। चूंकि उनकी नजर है इस पूरी खबर पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नजर है। तो जो भी ये बहा रहा है, जो ये कर रहा है, वो अपने और कितने गुनाह छिपा रहा है। कपिल शर्मा, एक के बाद एक राज खुल रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ एक के बाद एक राज खुलते ही जा रहे हैं। विगत दिनों जब पटाखा फैक्ट्री जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से प्रशासन जब सजग हुआ तो उन्होंने करीब 12 फैक्ट्री को सील की थी। राजेश अग्रवाल की जो 12 फैक्ट्री सील की गई, अवैध रूप से चल रही थी जो, उसके बाद से उसके फैक्ट्री के मात्र 500 मीटर की दूरी पे जो घर बने, उनमें में से करीब 5 बोरी बम मिले थे, जिंदा बम मिले थे, जिनको भी डिस्पोज किया गया था। वहीं
फिर देर रात एक वीडियो सामने आया जो सिराली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें, सिराली से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर पीपलवानी में भी सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल की जो पटाखा फैक्ट्री थी उसको भी प्रशासन ने सील किया। लेकिन अब ये जो पटाखे जो नदी में बहा गए, नहर में बहा दिए गए, ये किसके पटाखे हैं, ये किसके सुतली बम है और ये इसको कौन कर रहा है? आपको यही बताया, जिस किसान ने ये वीडियो बनाया है, सोनू उपाध्याय ने, उन्होंने वीडियो में बताया कि ये नगर परिषद सिराली की गाड़ी है और जो शासकीय वाहन है जिसके ऊपर लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। जब ये शासकीय वाहन से अगर बहाने जा रहे हैं तो ये सब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। यानी प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है और कोई तो है जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन IBC 24 की नजर है उन सभी पर, और चूंकि हरदा के हादसे पर नजर तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है, जब वो अधिकारियों की एक छोटी सी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उन्हें निलंबित कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो इसमें तो लोगों की जान गई है। बहुत शुक्रिया कपिल शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। भाई सामने पानी दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को टीकमगढ़ लेकर चलते हैं। एक व्यापारी से लूट की कोशिश की गई है। घर के बाहर सर्राफा व्यापारी लूट की कोशिश की गई। वो जा रहा था अपनी दुकान बंद करके और जैसे घर पहुंचा लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार 5 बदमाशों ने हवाई फायर किया, ज्वेलरी से भरा बैग छीनने का प्रयास किया है। व्यापारी और बदमाशों की बीच छीना झपटी हुई है। दुकान बंद करके घर जा रहा था व्यापारी। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। व्यापारी के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। व्यापारी पहुंचता है, फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है और स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में तो व्यापारियों में एक डर बैठ जाएगा। जो सर्राफा व्यापारी होते हैं वो अपने सोने चांदी का आभूषण आमतौर पर दुकान में ही नहीं छोड़ते, वो घर ले जाते हैं रोज। ऐसे में उनके मन में एक डर बैठ जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पेश होगा और यह साय सरकार का पहला बजट होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में इस बजट को पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ की नजर इस बजट पर होगी। तकरीबन 130 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो पेश किया जाएगा। बजट में मोदी की गारंटी के लिए कई प्रावधान हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन पर सरकार का ज्यादा फोकस हो सकता है और यह बजट महिलाओं पर जोर देने वाला भी हो सकता है। जैसे कि अभी कुछ ही जिलों में महिला थाना है, हो सकता है कि सभी 33 जिलों में यह कह दिया जाए कि वहां पर महिला थाने बनाए जाएंगे, यानी महिला सुरक्षा पर जोर दिया जा सकता है। और हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव तौर पर। तो बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी हमारे साथ है और स्टार उनसे बातचीत करेंगे। चलता रहेगा मेरा फिर जी राहुल। बिल्कुल स्टार, उनसे आप बात कीजिए कि ये बजट कैसा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। ये कहा जाए भले ही 1 साल का बजट रहता है, लेकिन नई सरकार का पहला बजट है और इससे समझा जा सकता है कि आज जो बजट में प्रावधान होगा वो अगले 5 साल का रोड मैप होगा। और इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं और चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं कि इससे समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला छत्तीसगढ़ के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि एक छत्तीसगढ़ के बजट आप पेश करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करूं, क्या रहेगा बजट, ये मतलब बात करें तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को बधाई कि उनके जनादेश के कारण आदरणीय विष्णुदेव साय जी की हमारी पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने मुझे भी, रायगढ़ के लोगों ने मुझे भी ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप आज का बजट 12:30 बजे प्रस्तुत होगा। और छत्तीसगढ़ को ये केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं,
छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की का विजन क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है, वह भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि बजट केवल खर्चा का लेखा जोखा एक दस्तावेज मात्र नहीं होता, बल्कि किसी सरकार के विजन को, उसके भविष्य को दिखाने वाला एक दस्तावेज होता है। तो एक विजनरी डॉक्यूमेंट के रूप में आज के बजट आपको देखने को मिलेगा। क्या ये गारंटी का बजट होगा? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इन सब को हमारा जो पहला फोकस होगा निश्चित रूप से गारंटी पर केंद्रित होगा। और इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। यदि हम ओवरऑल एलोकेशन की बात करें तो क्या समझा जाए, किस विभाग पे ज़्यादा फोकस रहेगा? आप इसके लिए तो आपको चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, बट निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों को हम बैलेंस करते हुए, एक समन्वय स्थापित करते हुए, सभी विषयों पर एक बैलेंस स्थापित करते हुए हमने बड़े बड़े प्रावधान इस बजट में किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मैंने कहा कि विशेष करके आपको एक नई चीज़ जो देखने को मिलेगी, मैं उसमें हिंट करना चाहूँगा कि टेक को बहुत हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी को, और टेक बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करके फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना हमारा एक प्राइम फोकस रहेगा। जब बजट की शुरुआत आपने की थी, तैयारी की, तब मैंने आपसे बातचीत की थी, तो आपने बताया था कि रेवेन्यू बढ़ाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए एक बड़ा रिफॉर्म आप करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से होगा रिफॉर्म, ये कुछ समझना चाहेंगे। हालांकि ज़्यादा आप इसमें भी बताएंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरीके का रिफॉर्म ये हो सकता है जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी? देखिए, पूरी हमारी जो पीढ़ी है वो एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 500 वर्षों बाद आदर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है 500 वर्षों के संघर्षों के बाद, उसको ये देख रही है। हमारी पीढ़ी मोदी जी के नेतृत्व में अमृतकाल में भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनते हुए देख रही है। ऐसी स्थिति में जब हम भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी वो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना गुड गवर्नेंस के, बिना रिफॉर्म्स के संभव नहीं है। इसलिए हमारा पूरा फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें और उस दिशा में रिफॉर्म्स के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता लाएं, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें ईमानदार करदाता को अच्छा लगे। ये हमारा पूरा फोकस रहेगा। और राम राज विष्णु साय जी के नेतृत्व में स्थापित हो गया है, तो राम राज से राम काज तो होना ही है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सिंगल विंडो सिस्टम अभी भी है और उसको मजबूत होना चाहिए। तो क्या उस दिशा में भी सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है अपने? निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल इस्टेब्लिश करना आज के ज़माने में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि सरकार के जो रेवेन्यू हैं, सरकार के जो सोर्सेस हैं, उसकी एक सीमा होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से हम प्रमोट करते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में, चुनिंदा सेक्टर्स में, तो हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे विशेष करके सर्विस सेक्टर हो, उसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बड़ा कैपिटल ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से ही एक विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का रास्ता तय किया जा सकता है। बतौर कलेक्टर नालंदा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको आपने बहुत सही तरीके से सक्सेसफुल भी किया। आगे क्या उसका देखा जाए? अभी रायपुर तक है, क्या एक्सपेंशन? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया उसके चंद दिनों बाद वो स्वयं नालंदा परिसर पहुंचे थे और उन्होंने रायपुर में भी और नालंदा परिसर की बात कही है। उन्होंने अन्य उनके जसपुर के लिए उन्होंने नालंदा परिसर की बात कही। रायगढ़ में जो स्थानीय विकास पत्र मैंने रायगढ़ का जो विकास पत्र जारी किया है उसमें भी नालंदा परिसर का कमिटमेंट मैंने किया है। और हमारे प्रदेश के अनेक मंत्री, अनेक विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन की अनेक स्थानों पर मांग है कि नालंदा परिसर जैसे राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण लाइब्रेरी खुले, जिससे युवा भाई बहनों को अपने करियर में ऊंची छलांग लगाने के लिए एक टेक ऑफ पॉइंट मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा परिसर पर भी हमारा फोकस होगा। सिंगल पॉइंट पे बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? इस पूरे बजट का आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? वो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट कुछ हिंट हमारी जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। गारंटी और टेक्नोलॉजी, मैं इतना भी आपको बोल सकता हूँ, बाकी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर और साफ उनका कहना है कि मोदी की गारंटी वाला बजट होगा। बड़े रिफॉर्म्स इसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स जिससे गुड गवर्नेंस बढ़ेगी,
टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो गारंटी है उसको पूरा करने की कोशिश इस बजट से थ्रू की जाएगी। संकेत उन्होंने दिया है कि कृषि के लिए, महिला बाल विकास के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा और एक प्रकार से साफ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध करने के लिए ये बजट होगा। हाँ, ओपी चौधरी ने शुरुआत में ही कह दिया कि सिर्फ ये आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होगा, हमारी प्राथमिकता टेक यानी टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस और रिफॉर्म पर हमारा पूरा फोकस होगा। तो आप सुन रहे थे ओपी चौधरी को। फिलहाल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।